स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हम मौजूद हैं श्री पीके दास जी के पास, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं बिजली विभाग हरियाणा में। इनसे बातचीत करेंगे कुछ अहम इश्यूज के ऊपर। सर, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद। सर, सबसे पहले ये जानकारी लेनी चाहूंगा कि जो ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है, उसमें यथार्थ क्या है? सरकार किस नीति के तहत नलकूप के कनेक्शन देने जा रही है और लोगों को डिले क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है? पहले तो एक कंफ्यूजन था कि जो कैनाल का कमांड एरिया है, यानी कि इसमें नहर के पानी लगता है, उसमें ट्यूबवेल कनेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। मंत्री जी ने इसको क्लैरिफाई कर दिया है और विभाग की तरफ से भी सर्कुलर जारी हो गया है कि चाहे कमांड एरिया में हो या ना हो, जिन्होंने भी अप्लाई किया सबको मिलेगा। हमारा जो कंडीशन हमने लगाए हैं वो ये है कि 100 फीट से ऊपर ऊपर अगर पानी है तो वो ट्यूबवेल कनेक्शन उनको दी जाएगी, बशर्ते कि वो अपना पाइप दबा के पानी को लेके जाएं, तो ओपन चैनल में ना लेके जाएं, ट्यूबवेल से खेत तक। दूसरा है 100 फुट से ज्यादा गभीर अगर पानी है तो वहां उनको माइक्रो इरिगेशन के प्रणाली अपनाना पड़ेगा। और माइक्रो इरिगेशन हमारे हरियाणा में मेनली दो किस्म के हैं, एक है स्प्रिंकलर, दूसरा है ड्रिप। अगर वो लगाते हैं तो उनको हम जो सीनियरिटी है उसके मुताबिक देंगे। तीसरी चीज है कि हमने कहा है कि इसके आगे 50 बीएचपी से ज्यादा का मोटर अलाउ नहीं करेंगे। आप ये पूछ सकते हैं कि ये माइक्रो इरिगेशन का हम क्यों कह रहे हैं। माइक्रो इरिगेशन का हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई जगह जो जल स्तर है वो इतनी तेजी से घट रहा है कि हर 2-4 साल में वो ट्यूबवेल फेल हो रहे हैं और बड़े बड़े मोटर उनको बिठाना पड़ रहा है। तो ऐसा भी समय आ सकता है जब ट्यूबवेल के जरिए सिंचाई जो है वो असंभव हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो आज का जो किसान जो ट्यूबवेल के ऊपर निर्भर है, फिर उसको अपनी खेती करने के लिए कुछ सहारा नहीं बचेगा। इसीलिए जो पानी हमारे पास है वो बचे रहना चाहिए। सरकार के दूसरे महकमे वो जल स्तर को कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए भी काम कर रहे हैं। वो बिजली विभाग क्योंकि जल स्तर को घटाने में मदद कर रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि कैसे कम से कम जल से अपने आपूर्ति कर ले किसान और अपना फसल उगा ले। इसके लिए हमने ये कंडीशन रखा है, जहां 100 फुट यानी 30 मीटर से ऊपर पानी है, वहां ये हम मान के चलते हैं किसी वजह से वहां चूहा जो है बढ़ रहा है, नजदीक कोई नहर हो सकता है, कोई और कारण हो सकता है, तो वहां इसीलिए हमने छूट दे रखा है। लेकिन पाइप इसलिए कह रहे हैं ताकि इवापोरेशन लॉस ना हो, क्योंकि इवापोरेशन में बड़े पैमाने पर पानी नुकसान होता है। लेकिन जहां घट रहा है वहां चिंता का विषय है, इसीलिए ये माइक्रो इरिगेशन के लिए किया गया है। जब ये बात उठी थी कि इसमें माइक्रो इरिगेशन का स्टिपुलेशन रखा जाए, कंडीशन रखा जाएगा, तो हमारे मन में ये आया कि माइक्रो इरिगेशन के सारा जो खर्चा है क्या वो किसान को बहन करने के लिए कहना सही होगा। तो इस बारे में सरकार ने दूसरे विभाग में निर्णय लिया है कि माइक्रो इरिगेशन में 80% तक सब्सिडी देंगे। मेरे विभाग को मैंने हिदायत दिया है कि जहां आप ट्यूबवेल का कनेक्शन दे रहे हैं जो किसान को, उस किसान के साथ संबंधित विभाग, जो एग्रीकल्चर विभाग है जो इसके सब्सिडी देती है, उनका भी तालमेल बिठाओ, ताकि किसान को ये ना कहे आप कह रहे हो लगाओ, वो लोग मुझे कहाँ मिलेंगे, वो लोग मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार के दोनों एजेंसी ऐसे कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे ताकि किसान का ट्यूबवेल कनेक्शन भी हो जाए और उसको माइक्रो इरिगेशन के लिए जो सब्सिडी मिलना चाहे वो भी मिल जाए। सर, इसके अलावा बिजली विभाग ने, क्योंकि सभी जगह बिजली की सप्लाई करता है, हरियाणा में सरकारी बिल्डिंगों में भी जाती है, इस वक्त हरियाणा के सरकारी भवनों से कितनी रिकवरी पेंडिंग है? कौन कौन से अहम डिपार्टमेंट हैं जिनसे रिकवरी पेंडिंग है? देखिए, बिजली जो सरकारी विभागों में कमी है उसमें दो कैटेगरी हम देखते हैं। एक कैटेगरी है जो एसेंशियल सर्विसेज चलाते हैं कोई विभाग, जैसे म्यूनिसिपल कमिटीज हैं वो स्ट्रीट लाइट चलाते हैं, वो एसेंशियल है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और पंचायत की तरफ से पीने के पानी की सप्लाई होती है, वो एसेंशियल है। इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम चलता है, वो एसेंशियल है। इनको हम काटते नहीं हैं, लेकिन उनसे बात करते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात करते हैं और रिकवरी करने की कोशिश करते हैं, समय समय पर उसको करते हैं। इसके अलावा भी कई सारे विभाग हैं जिनका अपने दफ्तर का बिल है वो, और वो कोई एसेंशियल सर्विसेज नहीं करते, लेकिन वो पेमेंट नहीं करते हैं। तो मोटे तौर पर आज अप्रैल एंड तक 571 करोड़ रुपया इसमें मैंने रिव्यू किया है, जो ये एसेंशियल नॉन एसेंशियल दोनों मिला के हैं। इसमें से 98 करोड़ जो है वो नॉन एसेंशियल बिल्डिंग्स के, ऑफिशियल बिल्डिंग से किराया बिल बाकी है। तो हमने इसको रिव्यू किया है और ये फैसला किया गया है जो नॉन एसेंशियल है उन लोगों को तुरंत नोटिस देंगे कि आप अपना पेमेंट करो।
जो एसेंशियल है उनके बारे में हम उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं उनसे बात करेंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात करेंगे, ताकि उनकी जो बिल का पेमेंट जो है सरकार से ग्रांट मिल जाए या सरकार उनको कहें उनको पेमेंट करा दे, वैसे करके पेमेंट करेंगे। पर जिस प्रकार से पिछले दिनों गर्मी एकदम पारा बढ़ा है, गर्मी अगर 15 दिनों की बात की जाए पिछले, पहले कितनी हरियाणा के अंदर बिजली की आपूर्ति हो रही थी, अब कितनी हो रही है? अप्रैल एंड तक 1100 लाख से लेकर 1300-1400 लाख तक बिजली डेली खपत होती थी। लेकिन पिछले 15 दिन में आपने देखा है कि समय समय पर बारिश हो जाती है, थोड़ा आंधी भी चल जाती है, तो उसमें क्या होता है गर्मी के थोड़ा कम हो जाती है, तो इसके लिए खपत कम रहा है। तो जो 25 मई को 1358 लाख यूनिट थी और वो फिर बढ़ के आज के तारीख में कल हमने 1939 लाख यूनिट सप्लाई किया है। और ये बारिश के बावजूद, कल भी कई जगह बारिश हुआ है, रात को भी हुआ है और दिन में हुआ है, उसके बावजूद भी 1939 लाख यूनिट सप्लाई कल हुआ है। और ये मुझे दिख रहा है कि ये बढ़ते हुए जो जुलाई के फर्स्ट वीक में ये 2100 लाख यूनिट के आसपास रहेगा, क्योंकि तब तक हमारी जो खेती के लिए जो खास करके जिरी बेल्ट में जो बिजली की खपत होती है वो भी आ जाएगी। और इस तरीके से ये बिजली की खपत बढ़ रही है और ये खपत को सामना करने के लिए हमारी जो तैयारी है वो भी पूरी है, मुकम्मल है। इसलिए हमारे पास आज भी, अगर आज भी कल भी मुझे कहा जाए कि आप 2100 यूनिट सप्लाई करिए, तो 2100 लाख यूनिट सप्लाई करने के लिए मेरे पास बंदोबस्त है। बिजली की अगर बात की जाए, सरकार का दावा है कि बिजली सरप्लस है हमारे पास, वो किस आधार पर है? कितने थर्मल यूनिट इस वक्त हरियाणा के चल रहे हैं? बाकी सप्लाई कहाँ से ली जा रही है, उसकी प्रक्रिया क्या है? हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज से बिजली है, इसको हम कहेंगे जनरेशन कैपेसिटी। जैसे आपको पता है पानीपत में 3 यूनिट है, 6, 7, 8, यमुनानगर में 2 यूनिट है 660 के, और 2 यूनिट हिसार में है, ये हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन का है। इसके अलावा झज्जर में एक चाइना लाइट एंड पावर का हमारे हिस्सा है, और एक हमारा हिस्सा है जो एनटीपीसी का झज्जर में है, उसमें भी हमारा हिस्सा है। इसके अलावा एनटीपीसी में दूसरे राज्यों में जो यूनिट लगाए गए हैं उसमें भी हमारा हिस्सा है। बीबीएमबी में जैसे हिमाचल, पंजाब, हम और राजस्थान, इनका हिस्सा है, उसमें भी हमें बिजली मिलती है। अदानी से और दूसरे प्राइवेट पार्टी से भी हमने पावर खरीद के बंदोबस्त कर रखा है, वहां से भी हमें पावर मिलता है। तो कई सारे सोर्सेज से मिलके हमारे पास करीब 14,000 मेगावाट की कॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी है। लेकिन सारे के सारे पावर प्लांट हमेशा अवेलेबल नहीं होते। कभी कोई पावर प्लांट को मेंटेनेंस के लिए बंद किया जाता है, कोई पावर प्लांट में कोई नुक्स आ जाने की वजह से बंद हो जाती है, तो हमें हमेशा डे अहेड बेसिस पर कल क्या होगा उसके बारे में वो हमें आज सूचित कर देते हैं कि कितना उनके प्लांट कैपेसिटी अवेलेबल है। उसके मुताबिक हमें पता चल जाता है कि कल हम कितना सप्लाई कर पाएंगे। हमारे पास, क्योंकि आज के डिमांड के मुताबिक हमारी जनरेशन कैपेसिटी ज्यादा है, इसीलिए कुछ प्लांट बंद रहते हैं क्योंकि उनको बंद रखना है कोई टेक्निकल कारण से, कुछ प्लांट को हम बंद रखते हैं क्योंकि अभी डिमांड नहीं है। ये दोनों तरीके से बंद रखने के बावजूद भी हमारे जो खपत है उसको मीट करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट कैपेसिटी रहता है। सर, अगर देखा जाए पिछले दिनों आंधी तूफान आपने भी जिक्र किया काफी आए, कई एरिया से होंगे जहाँ बिजली प्रभावित हुई होगी, वहाँ कितने से कितने घंटे बिजली लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है? क्योंकि जब कहीं पेड़ गिर जाते हैं, कहीं खंभे गिर जाते हैं, और आपका विभाग इन चुनौतियों से निपटने के लिए किस प्रकार से काम कर रहा है? जब आंधी चलती है आमतौर पर कई बार क्या होता है कि पेड़ वगैरह लग जाते हैं, टहनी लग जाते हैं, तो उसमें कुछ समय के लिए हो सकता है कि बिजली चली जाए। लेकिन अगर आंधी ज्यादा होगी, तेज होगी, तो उसमें हमारे पेड़ टूट के गिरने की खतरा रहता है, उसमें तार टूट जाते हैं। कई जगह आंधी की वजह से हमारे तार टूट जाते हैं और जो हमारे खंभे हैं वो भी गिर जाते हैं और टूट जाते हैं। तो अभी तक 2 ऐसे आंधी हुए हैं जहां सब्सटेंशियल नंबर ऑफ 11 के भी फीडर्स हमारे गिरे हैं और पोल भी टूटे हैं, तार भी टूटे हैं। तो जब आम कोई कारण से हमने बंद किया है या थोड़ा बहुत पेड़ गिर गए हैं, उसको जनरली 2-3 घंटे में हम वापस ला सकते हैं। लेकिन जब खंभे टूट जाते हैं तो पहले तो उस खंभे के जगह नए खंभे लगाने के लिए खंभे की सप्लाई करना, फिर खंभे को खड़ा करना, फिर तार को पुराने खंभे से निकाल के नए खंभे में स्ट्रिंगिंग करना, उसमें 8-10 घंटे लग जाते हैं। और जब एक ही जिले में या एक सर्कल में बहुत सारे लाइन गिर गए हों तो उसमें जरूर टाइम लगता है। सर, कौन से जिले ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा प्रभावित रहे हैं आंधी तूफान में? एक आंधी में कि पिछले 15 दिन में 5 बार आंधी हुई है, छोटे बड़े करके। लेकिन एक आंधी में झज्जर, कैथल के गुला एरिया, जींद,
हिसार, फतेहाबाद ये प्रभावित हुए हैं। बाकी कल भी जो रात को जो आंधी हुई है, काफ़ी जगह बारिश हुई है और तेज़ आंधी भी हुई है। हमारे कुछ लाइन गए हैं, लेकिन इस बार इतने पोल वगैरह टूटे नहीं हैं, तो इसीलिए 4-6 घंटे में वो सब वापस आ गए हैं। आज 10 बजे तक सारे वापस आ गए थे। सर, अगर कोविड काल की बात की जाए, कोरोना के दूसरी लहर काफी तेजी से आई, अब भी यथावत है, तो इस स्थिति में बिजली बोर्ड के कितने कर्मचारी जो हैं मृत्यु के ग्रास में गए? मैंने आपको बताया कि 53 हमारे कर्मचारियों की कोरोना की वजह से मृत्यु हुआ है। उसको देखते हुए हमने हमारे सारे कर्मचारियों को तुरंत वैक्सीन देने के लिए मेहनत किया है। सरकार ने हमारी रिक्वेस्ट मान लिया था, तो इनको प्रायोरिटी पे वैक्सीन किया गया। हमने अपने दफ्तरों में जिलों में वैक्सीन लगाने की कैंप लगवाए हैं। तो 35,000 कर्मचारियों में से करीब 17,000 से ऊपर कर्मचारियों की हम वैक्सीन लगा चुके हैं। सर, अगर ये जानकारी चाहिए कि किस स्तर के अधिकारी ज्यादातर इसमें कोरोना काल में मृत्यु के ग्रास में गए, और दूसरा सरकार ऐसे कर्मचारियों के लिए क्या करने जा रही है उनके आश्रितों के लिए? जनरली जो जिन लोगों को कोरोना हुआ है या जो कोरोना से जिनके मृत्यु हुआ है, वो लोग हमारे फील्ड लेवल के कर्मचारी हैं, लाइनमैन, असिस्टेंट लाइनमैन, सब स्टेशन अटेंडेंट, जेई, इस लेवल पे हुए हैं। लेकिन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सुपर इंजीनियर, इन लोगों को भी, चीफ इंजीनियर, इन लोगों को भी बड़े पैमाने पर कोरोना हुआ है। दुख की बात है कि जो डेथ हुआ है वो ज़्यादातर हमारे दक्षिण हरियाणा में हुआ है, और उसमें लाइनमैन, असिस्टेंट लाइनमैन, इन लोगों की ज़्यादा हुआ है। लेकिन एक चीफ इंजीनियर का और 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का भी कोरोना से मृत्यु हुआ है। सरकार सर इनके लिए, इनके आश्रितों के लिए कुछ करने जा रही है क्या? एक हमारा नॉर्मल एक्स-ग्रेशिया पॉलिसी है, जिसके तहत विभिन्न किस्म के उनको कुछ राहत दी जाती है, जिसमें जैसे आप जानते हैं, या नौकरी खत्म होने के समय तक तनख्वाह और एक्स ग्रेशिया कुछ अमाउंट, ऐसा करके सारी चीज़ें हैं। अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि सरकार जो उनके जो फ्रंट रनिंग ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके जो कर्मचारी जिनका डेथ हुआ है, उनको सरकार क्या कोई बढ़ी हुई रकम एक्स ग्रेशिया के रूप में देंगे? अगर देंगे, उसको देख के फिर हम अपना फैसला करेंगे। धन्यवाद सर। तो ये हैं पीके दास जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं बिजली विभाग हरियाणा के। इन्होंने बताया कि 53 के करीब जो हैं बिजली कर्मचारी और अधिकारी कोविड के काल में जो ये सारी विपदा चल रही है, इसके दौरान चपेट में आए और मृत्यु के ग्रास में गए। सरकार इस मामले में उनके परिवारों की मदद करने की सोच रही है, विभाग भी सोचेगा, क्योंकि ये बिजली विभाग से जुड़े हुए लोग थे और हरियाणा के अंदर बिजली पर्याप्त मात्रा में इस वक्त मौजूद है, सरप्लस है। इसके अलावा बिजली के जो नलकूपों के कनेक्शन का मामला जो काफी गरमाया हुआ है, उस मामले में सरकार की नीति क्या है, वो उसकी जानकारी भी पीके दास जी ने हमें दी। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।